नमस्कार। आज के इस वीडियो एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम भारत के राजनीतिक नक्शे में आ रहे उन भारी और स्ट्रक्चरल बदलाव को डिकोड करेंगे जो सच में हैरान करने वाले हैं। देखिए, चुनाव तो आते जाते रहते हैं, पर ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब पूरा का पूरा सिस्टम ही एक झटके में बदलता हुआ नजर आए। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे डेटा पर चलते हैं और समझते हैं कि ग्राउंड जीरो पर असल में हो क्या रहा है। इस पूरे सिनेरियो को अगर हम एक लाइन में समझना होना तो ये कोट बिल्कुल सटीक बैठता है। रीजनल पार्टियों का एक स्लो स्ट्रक्चरल इरिवर्सिबल कोलैप्स हो रहा है। हाल के ये चुनावी नतीजे आम हार जीत नहीं है। सोर्सेज के मुताबिक ये उन पुरानी और एक ही ढर्रे पे चल रही रीजनल पार्टियों को धीमे लेकिन पक्के पतन का इशारा कर रहे हैं। एक ऐसा कोलैप्स जिसे शायद अब रिवर्स नहीं किया जा सकता। आसान शब्दों में कहे तो एक पुराने दौर के खात्मे और एक बिल्कुल नई राजनीतिक सुबह की शुरुआत है। आज की इस चर्चा में हम इन अहम पहलुओं पर गौर करेंगे। सबसे पहले बदलता राजनीतिक परिदृश्य, फिर बंगाल और तमिलनाडु में हुए ऐतिहासिक उलटफेर को देखेंगे। उसके बाद पुरानी पार्टियों के अंत का एनालिसिस करेंगे, फिर विपक्ष का ढांचागत संगत, और अंत में हम ये समझेंगे कि हमारे लोकतंत्र के भविष्य के लिए इन सबका आखिर क्या मतलब है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 1 की। ये बदलता राजनीतिक परिदृश्य, आखिर इन उलटफेरों का स्केल कितना बड़ा है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बदलाव सिर्फ एक आध राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के कई अलग अलग और विविध कोनों में एक साथ हो रहा है। और इस स्केल को समझने के लिए जरा इस नंबर पे गौर कीजिएगा, 22। जी हाँ, मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से एनडीए अब पूरे 22 राज्यों में सरकार चला रही है। उसका जो पैन इंडिया विजन था, यानी पूरे देश में अपनी छाप छोड़ने का लक्ष्य, वो अब पुरानी पार्टियों के मजबूत गढ़ों को तोड़कर हकीकत में बदलता हुआ नजर आ रहा है। इसी पैन इंडिया विस्तार की सबसे बड़ी मिसाल देखने के लिए चलते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, बंगाल एक किले का ढहना। हिस्टोरिकली बंगाल को ममता बनर्जी और टीएमसी का एक ऐसा अभेद किला माना जाता था जिसे भेद पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन अब वहां जो हुआ उसने सबको चौंका दिया है। जरा इन आंकड़ों के कंट्रास्ट को देखिए। 2011 से लेकर 2021 तक टीएमसी का एकदम एक तरफा राज था, लेकिन अब उसी 294 सीटों वाली विधानसभा में टीएमसी 90 के आंकड़े से भी नीचे स्ट्रगल कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी 200 से भी ज्यादा सीटों पर आगे निकल गई है। मतलब ये बदलाव सच में विश्वास करने जैसा नहीं है। अब सवाल उठता है कि ये सब हुआ कैसे। देखिए, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है। एनालिस्ट मानते हैं कि ये कई सारे फैक्टर्स का मिक्सचर है। एक तरफ टीएमसी के खिलाफ 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, करप्शन के आरोप, आरजी कर जैसे बड़े प्रोटेस्ट थे जिन्होंने शहरी और महिला वोटर्स के मन में गहरी छाप छोड़ी। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का एकदम मैक्रो लेवल बूथ मैनेजमेंट और करीब 45% वोट शेयर का एक साथ 2/3 हिंदू वोटर्स का भारी कंसोलिडेशन, इन सब ने मिलकर इस बड़े उलटफेर की स्क्रिप्ट लिखी। अच्छा, बंगाल के संदर्भ में एक और बहुत ही हैरान करने वाला डेटा सामने आया है। एसआईआर, जिसे स्पेशल इलेक्टोरल रोल रिवीजन यानी एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट से करीब 91 लाख नाम हटा दिए गए। एक कुल वोटर्स का सीधा सीधा 12% है। जरा सोचिए, 12% वोटर्स का लिस्ट से गायब होना कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। जाहिर है, इतने बड़े पैमाने पर नाम कटने पर विवाद तो होना ही था, और दोनों पक्ष अपने अपने तर्क हैं। टीएमसी का दावा है कि ये कटौतियां जानबूझकर माइनॉरिटीज और वैध वोटर्स को टारगेट करने के लिए की गई। वहीं बीजेपी का साफ कहना है कि ये कदम सिर्फ फर्जी नामों और बिना डॉक्यूमेंट्स वाले घुसपैठियों को लिस्ट से साफ करने के लिए जरूरी था। फिलहाल ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। चलिए, अब पूरब से दक्षिण की ओर उड़ान भरते हैं। हमारा तीसरा सेक्शन की तरफ चलते हैं, जहां तमिलनाडु के अभूतपूर्व उलटफेर को देखेंगे। यहाँ जो हुआ है उसने दशकों से चली आ रही दो पार्टियों की मोनोपोलिस को जड़ से हिलाकर रख दिया है। और ये कहानी ना सच में किसी ब्लॉकबस्टर मूवी जैसी है। 1992 में एक एक्टर के तौर पर करियर शुरू करने वाले जोसेफ विजय ने 2024 में सिनेमा छोड़कर टीवी के नाम की अपनी पार्टी बना ली। उसका असली टारगेट 2026 के चुनाव थे। लेकिन सरप्राइज देखिए, महज 2 साल पुरानी ये पार्टी आज 100 से ज्यादा सीटें हासिल करके डीएमके जैसे स्थापित और दिग्गज पार्टी को तीसरे नंबर पर धकेल चुकी है। कोई सोच सकता था ऐसा? मुझे तो लगता है नहीं। इस ऐतिहासिक जीत के पीछे की स्ट्रेटजी समझना बहुत दिलचस्प है। एनालिसिस बताते हैं कि डीएमके पूरी तरह से अपनी पुरानी लेगेसी, परिवारवाद और इस कॉन्फिडेंस में बैठी थी कि उनका तो दबदबा है ही। और उधर टीवीकी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने चुपचाप अपने 85,000 फैन क्लब्स को रातों रात एक सॉलिड ग्राउंड नेटवर्क में बदल दिया। इन क्लब्स ने लगातार ब्लड डोनेशन कैंप लगाए,
बाढ़ में लोगों की मदद की और देखते ही देखते जनता के बीच एक जबरदस्त भरोसा कायम कर लिया। ये जो हम देख रहे हैं ना, ये हमें हमारे चौथे सेक्शन की तरफ ले जाता है, पुरानी पार्टियों का अंत। वैचारिक रूप से स्थापित पुरानी पार्टियों का वर्चस्व अब ढह रहा है। असम और केरल के नतीजे इस बात को समझने के लिए एकदम सटीक है कि कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट जैसी ऐतिहासिक राष्ट्रीय पार्टियां अपनी प्रासंगिकता कैसे खो रही है। पहले असम को ही ले लीजिए, वहां की तस्वीर बिल्कुल साफ है। 126 सीटों वाली विधानसभा में लगातार 3 बार से सत्ता पर काबिज बीजेपी के सामने कांग्रेस आज 20 सीटें जीतने के लिए भी स्ट्रगल कर रही है। ये पुराने राजनीतिक चेहरे के लिए खतरे की बहुत बड़ी घंटी है। और केरल के नतीजे तो और भी ज्यादा हिस्टोरिक है। वहां कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने करीब 91 सीटें जीतकर वापसी की है, जबकि लेफ्ट फ्रंट महज 34 सीटों पर सिमट कर रह गया है। इसका मतलब समझते हैं आप? 1977 के बाद भारतीय इतिहास में ये पहला मौका है जब पूरे देश में किसी भी राज्य में लेफ्ट फ्रंट की कोई सरकार नहीं होगी। अब अगर इन सारे राज्यों की तस्वीर को एक साथ मिलाकर देखें तो हमें असल में बीमारी समझ आती है, और यही है हमारा पांचवा सेक्शन, विपक्ष का ढांचागत संकट। आखिर क्यों पूरे देश में पुरानी पार्टियों के मजबूत किले ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं? इसके मैक्रो लेवल डायग्नोसिस को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जीतने और हारने वालों की स्ट्रेटजी में अब दिन और रात का फर्क दिख रहा है। जो जीत रहे हैं ना, वो बूथ लेवल पर एकदम मैक्रो मैनेजमेंट कर रहे हैं, उनकी विचारधारा क्लियर है और वो लगातार जमीन पर मौजूद है। और जो हार रहे हैं वो लीडर्स की आपसी ईगो, परिवारवाद की मानसिकता और बिना किसी कॉमन मिनिमम मिनिमम प्रोग्राम के बस हवा में चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी या हम बीजेपी नहीं है का नारा लगा देने से अब कोई काम नहीं करता है। एक साफ और पॉलिटिकल विजन के बिना सिर्फ एक लाइन के भरोसे बैठना, यह स्ट्रेटजी अब वोटर्स को बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है। तो इन सब बातों के साथ हम अपने आखिरी और सबसे क्रूशियल सेक्शन पे आते हैं, लोकतंत्र और उसका भविष्य। इतने बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव का हमारे पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम पर आखिर क्या असर पड़ेगा? हम सब जानते हैं, जवाबदेही किसी मजबूत लोकतंत्र की रीढ़ होती है। सत्ता में चाहे जो भी बैठे, अपने कामों के लिए जवाबदेह हो। इसके लिए सरकार और से सवाल पूछने और ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करने के लिए एक मजबूत और एक्टिव विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। इसके बिना कोई भी लोकतंत्र सही से काम नहीं कर सकता। और इसीलिए हम इस एनालिसिस को एक बहुत ही बड़े और विचारणीय सवाल के साथ खत्म कर रहे हैं। आज के इन नतीजे को देखकर क्या लगता है, क्या हमारा देश में एक विपक्ष मुक्त व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है, या फिर ये पुरानी स्थापित पार्टियों इस झटके में जागेगी और खुद को नए सिरे से इन्वेंट करेगी? एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब आने में कल का राजनीतिक भविष्य तय करेगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम किसी नए वीडियो के साथ, एक नए जानकारी के साथ। आप सबका एक बार मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।